आप जितने भी अकाउंटिंग स्कैंडल सुनोगे, चाहे एनरॉन हो गया, सत्यम हो गया, ठीक है, या जो आज हम बात करेंगे वर्ल्डकॉम स्कैंडल के बारे में, बड़े बड़े जितने अकाउंटिंग स्कैंडल हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे जो कंपनी होती है, जो सीईओ होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं जो स्कैंडल कर रहे हैं, माइंडसेट क्या होता है उनके पीछे? सोचो। तो माइंडसेट सिर्फ एक ही है यार, उनको अपने ना शेयर प्राइस के साथ बहुत लगाव होता है। वो ना नीचे जाता हुआ नहीं देख पाते, वो नहीं देख पाएंगे भैया मेरा शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है, तो किसी तरीके से सस्टेन करने के लिए अपने शेयर प्राइस को वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपने फाइनेंशियल को। फाइनेंशियल का जो प्रेजेंटेशन होती है उसी के थ्रू जो होता है वो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको बड़ा लगाव होता है उस शेयर प्राइस के साथ, ठीक है। तो उनका माइंडसेट ये होता है कि यार अभी जब डाउन फेज में है मेरा बिजनेस और मेरे शेयर प्राइस को मैं नीचे जाते हुए नहीं देख सकता, तो मैं क्या करता हूं, कुछ चीजें घुमा देता हूं, लेकिन जैसे ही रिकवरी आएगी मैं चीजों को रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, चीजों को रिवर्स कर दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो इतने बड़े जंजाल में फंस जाते हैं कि चीजों को रिवर्स नहीं कर पाते। और इसी तरीके से सेम सत्यम का केस भी हुआ था। अगर आपको फेमस लाइन जो उसमें थी, जो उनके जो सीईओ हैं उन्होंने बोली थी कि मैं एक ऐसे शेर के ऊपर सवार हूं कि मैं खुद ही नहीं जानता कि कैसे उतरूं बिना वो मेरे को खाए, ठीक है। तो मेरे को खा जाएगा जैसे मैं उतरूंगा। तो ये काफी फेमस कोट था सत्यम के अंदर। उसी तरीके से आज हम वर्ल्डकॉम के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर अगेन सेम वही, वो नहीं देख पा रहे थे कि उनके शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। उनसे सहन नहीं हो रहा था जाते हुए देखते हुए, उनको और फंडिंग चाहिए थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा भैया, शेयर प्राइस को मेंटेन करते हुए $60 तक ले गए, पीक तक ले गए 1999 के अंदर। और उसके बाद जब क्रैश आया तो उस समय पे $1 से नीचे रह गया था शेयर का प्राइस। तो इस केस स्टडी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि एक रियल लाइफ सिनेरियो में, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ किस तरीके से एक प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर ऑडिट होता है, तो आप हमारे चेकआउट कर सकते हैं मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंट्रोनॉइड एंड स्टैच्यूलॉइड। इसके अंदर मैंने अपना जो 8 साल का एक्सपीरियंस है, ओवर मतलब 8 साल से ऊपर का हो गया है एक्सपीरियंस, वो डाला हुआ है। और एक मतलब मेरे को पता है कि हाँ यार कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, एक प्रैक्टिकल बड़े फॉर्म में किस तरीके से चीजें चलती है। तो अपना जो मतलब जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा उसमें डाल दिया, जो कि आपको हेल्प करेगा अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ऑडिट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर अगर आप अपनी ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आपको इवन थ्योरी में भी हेल्प करेगा, अगर आप पढ़ रहे हैं आपकी थ्योरी में हेल्प करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ रियल लाइफ सिनेरियो में किस तरीके से काम होता है। तो रियल लाइफ करेक्टर के साथ हम लोगों ने उसके अंदर चीजें करी हुई है, तो आपको मजा आने वाला है इस कोर्स के अंदर, तो जरूर चेकआउट करिए। जब भी शेयर मार्केट के अंदर बुल मार्केट आती है और टेल विंड होता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, तो उस समय पे क्या होता है, काफी सारे ऐसे नए नए कंपनीज भी आती है, नए नए म्यूचुअल फंड आते हैं, काफी सारी उसके अंदर एक्टिविटी होती है, कुछ अकाउंटिंग माल प्रैक्टिसेस भी होती है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी होती है। तो वो जो बबल है वो बर्स्ट तब होता है जब वो जो बुल मार्केट है उसका एंड होता है। बुल मार्केट का एंड कब होता है, जब लिक्विडिटी जो होती है मार्केट से वो स्क्वीज हो जाती है, खत्म हो जाती है और लोगों को रियलाइज होता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही वैल्यूएशन हो गई। उस समय पे सेल ऑफ आता है और मार्केट बर्स्ट होती है, और जितने भी वो अकाउंटिंग फ्रॉड जो लोग करके बैठे हुए थे, जो मैनिपुलेट कर रहे थे चीजों को, वो निकल के आते हैं उस समय पे। उसी में से एक जो कंपनी थी वो वर्ल्डकॉम थी। तो वर्ल्डकॉम की जो शुरुआत है वो कैसे होती है उसको जानते हैं। 1983 में इसका जन्म होता है, LTTS नाम होता है उस समय पे इसका, और एक छोटा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक कंपनी का जन्म हुआ। लेकिन इसने अपने आप को अंडर द लीडरशिप ऑफ, जो काफी सारे वैसे थे लेकिन जो उनके सीईओ थे बर्नर्ड, उनकी लीडरशिप के अंदर काफी सारी एक्विजिशन करी, और इस तरीके से काफी सारे एक्विजिशन मर्जर करके इन्होंने अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करा और बढ़ाते गए। एक समय पे इन्होंने 1998 के अंदर जो एक्विजिशन है एक कंपनी का करा था, $37 बिलियन उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए दिए थे। $37 बिलियन, समझ रहे हो आप कितना बड़ा नंबर है, इतना अमाउंट दिया था उस समय पर 1998 के अंदर। इन्होंने मोर देन 60 एक्विजिशन एंड मर्जर करे थे उस समय पर, ठीक है। 60 से ज्यादा कंपनी को एक्वायर करा था। लेट 1990 तक इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इतने ज्यादा पैर पसार लिए थे कि 65 कंट्रीज के अंदर इनका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। 65 कंट्रीज के अंदर इतने बड़े जाइंट बन गए थे ये लोग। 99 आते आते इनका जो शेयर का प्राइस है वो $60 को भी क्रॉस कर गया था। लेकिन उस समय तक जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था, और जो भी इन्होंने एक्विजिशन और मर्जर करे थे, क्या करा इन्होंने, लोन ले लेकर ये सारे एक्विजिशन और मर्जर करे, ठीक है। अब लोन को सर्विस करने के लिए इंटरेस्ट भी देना है भैया, उसकी प्रिंसिपल की पेमेंट भी करनी है, पैसा ही नहीं है, ठीक है, रेवेन्यू नहीं आ रहा क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लोग आने लग गए इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, पैसा ही नहीं है, अब क्या करें। अब इन्होंने सोचा भैया अगर शेयर के प्राइस को मेंटेन रखना है, इज्जत को बचाना है और पैसा उठाना है मार्केट से फ्यूचर में भी, तो हमें अपने शेयर प्राइस को मेंटेन रखना पड़ेगा।
हमें दिखाना पड़ेगा कि भैया हमारे जो रिजल्ट है वो अच्छे आ रहे हैं। तो इन्होंने अकाउंटिंग के अंदर घुमाना स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी स्टार्ट कर दी। वो अभी हम बात करेंगे क्या क्या करा उन्होंने, समझेंगे उन चीजों को भी। लेकिन इतनी जो इन्होंने जो चीजें घुमाई, इतनी चीजें घुमाई कि इनकी जो एसेट्स थे वो मोर देन 50, जो भी उसके अंदर जो 50% है उससे ज्यादा इन्फ्लेटेड नंबर दिखाई देने लगा। ठीक है, तो इन्होंने जो चीजें घुमाई उसके अंदर जो शेयर के प्राइस वो $60 तक ले गए, और जब ये बर्स्ट हुई तो $1 से कम की उसकी वैल्यू रह गई थी। तो अभी हम समझते हैं कि अकाउंटिंग को किस तरीके से इन्होंने घुमाया, और हम आखिरी में देखेंगे भी सही कि इनकी जो बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस है, पहले क्या दिखाते थे ये लोग, है ना, मेरे पास है वो डाटा भी, पहले क्या दिखा रहे थे, और रीस्टेटेड, क्योंकि इन्होंने रीस्टेटेड फाइल करी, रीस्टेटमेंट के बाद क्या दिखाया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को समझते हैं कि ऐसा क्या कर रहे थे भैया कि इन्होंने $60 तक ले गए, वो समझते हैं। ये जो अकाउंटिंग माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, इसके अंदर जो हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर भैया थे, आर्थर एंड एंडरसन, बिग 5 फर्म, ये भी मिली हुई थी, लेकिन जो इंटरनल ऑडिटर थे उन्होंने पकड़ लिया। यहां पर इंटरनल ऑडिटर पकड़ के आगे बता दिया, हल्ला मचा दिया कि भैया यहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत थी उनको समझते हैं। तो भैया क्या होता है कि कभी भी आपके ना दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑपरेटिंग यानी कि जिस साल में हुआ या जिस पीरियड में हुआ उसी साल आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका उस पीरियड का होता है स्पेसिफिक, उसमें ले गए और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके ऊपर इंपैक्ट आ गया। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, रेवेन्यू माइनस जो भी खर्चे होते हैं वो मेरा, उसके बाद मेरा प्रॉफिट निकल के आता है। तो यहां पर क्या हुआ, आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें चला गया, लेकिन जिसका आपको बेनिफिट लंबे समय तक मिलना है, जैसे क्या हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गए कुछ, उसको आप लेकर जाते हो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में, और उसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक उसकी लाइफ है, उसको आप अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट आप करते हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाकर। ठीक है, जैसे 10 साल उसकी लाइफ है तो 10 साल तक उसको लेकर जाओगे। ठीक है, मेथड अलग अलग हो सकते हैं, कितने टाइम में कितना लेकर जाना है वो सब चीजों में नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरीके से चलता है। ठीक है, यहां पर अब क्या हुआ, यहां पर दो तरीके के खर्चे थे, एक था लाइन कॉस्ट, एक था एक्सेस कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर लाइन कॉस्ट किस तरीके से, जैसे क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे जो आपका नेटवर्क होता है, ठीक है, जो आपके बैंडविड्थ चार्जेस होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के अंदर थी, ठीक है, या फिर आपके जो भी आपने इक्विपमेंट लगाया, ठीक है, मतलब आपके कम्युनिकेशन लाइन इधर से उधर कनेक्ट करने के लिए। तो यहां पर क्या होता है, आपको क्या होता है, या तो आप किसी से आप लीज पर ले सकते हो ये सारे इक्विपमेंट, ठीक है, किसी अदर टेलीकॉम कंपनी वाले से, या फिर आपको अपना खुद का इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप खुद का इंस्टॉल कर रहे हो तो आप इसको डेप्रिशिएट करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अगर आप किसी से लीज पर ले रहे हो, तो जो भी आप लीज का खर्चा आप पे कर रहे हो, क्या करोगे, उसको एक्सपेंस ऑफ करोगे ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेकर जाओगे। लेकिन इन भैया साहब ने क्या करा, बैलेंस शीट में लेकर चले गए जो भी खर्चा कर रहे थे और उसको डेप्रिशिएट करने लगे। ठीक है, इनकी अलग ही मेथोलॉजी चल रही है, तो उसको डेप्रिशिएट करने लगे। तो पहला जो दिक्कत थी वो ये थी। उसके बाद एक्सेस कॉस्ट। तो यहां पर क्या होता है, जैसे एक कस्टमर, जैसे आप हो, ठीक है, आपके पास जियो के सिम है और आप एयरटेल के किसी कस्टमर के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो, तो आप अगर कनेक्ट होना चाह रहे हो तो इस केस में एक एक्सेस कॉस्ट देता है आपका सर्विस प्रोवाइडर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को, एयरटेल को, जियो देगा एयरटेल को। तो यहां पर क्या हुआ, जो भी एक्सेस कॉस्ट थी उसको भी कैपिटलाइज कर रहे थे ये भैया लोग। ठीक है, उसको भी कैपिटलाइज कर रहे थे, यानी कि वो P&L में ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आकर उसको कैपिटलाइज कर रहे थे। और इसे समझना क्या हुआ, इससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बढ़िया दिखने लगा क्योंकि मेरे खर्चे कम दिखने लगे और प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, और शेयर होल्डर को लगा वाह भाई वाह क्या बात है, ग्रोथ। नेक्स्ट जो चीज है, क्या करते थे भैया, रेवेन्यू को ही इन्फ्लेट कर दिया, यानी कि जो फ्यूचर के अंदर जो रेवेन्यू आने वाला है आज ही रिकॉर्ड कर दो उसको। ठीक है, आज ही रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू को और इन रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर दिया। नेक्स्ट क्या, इन्होंने ना कुछ लायबिलिटीज बना रखी थी, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ एक्सपेंस मतलब प्रोविजंस बनाकर इन्होंने रखे हुए थे, कुछ सेट असाइड करे हुए थे ताकि ये बाद में उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, जैसे डिफरेंट चीजों के लिए, जैसे मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पे इनको प्रोविजन बनाना है, या कोई खर्चे हैं जिसका इन्होंने प्रोविजन बना लिया, लेकिन अभी तक वो खर्चा नहीं हुआ। इन्होंने क्या करा भैया, एक काम करा, जो रिजर्व है जहां पे इन्होंने प्रोविजन बना रखा था, जो रिजर्व बना रखा था, वहां से निकाल के ले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उससे क्या हुआ, जब वो रिजर्व जो खर्चा है उसको रिवर्स करा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बिना खर्चा आए, बिना किसी चीज के, बिना कोई एविडेंस के वो उन्होंने रिवर्स कर दिया। और जब वो रिवर्स करा तो क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, रिवर्स करा क्योंकि वो खर्चा था, खर्चे को जब बैलेंस शीट से निकालते हैं, यानी कि रिजर्व्स को जब निकालते हैं, तो वहां पर हमारा एक तरीके से जब वो रिवर्स होता है तो जो भी मेरे इस तरीके से जो प्रोविजंस बनते हैं, जब वो रिवर्स होते हैं तो उससे मेरा क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है।
क्योंकि जब ये मैंने बनाया होगा रिजर्व, उस समय पे क्या कर रहा होगा, अपने P&L में हिट लिया होगा, और अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको बिना किसी चीज के रिवर्स कर रहा हूं। और तो और इन्होंने क्या करा भैया साहब ने, इन्होंने क्या करा कि जो भी इनके पेबल्स थे या जो भी इन्होंने लोन लिए थे भैया उसको कम दिखा दिया या दिखाया ही नहीं कुछ जगहों पर, और उससे क्या करा, लायबिलिटी कम दिखा दी। और लायबिलिटी जब कम दिखती है तो लोगों को लगता है स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट काफी हेल्दियर दिखाई देती है जब लायबिलिटी कम होती है वहां पर। तो इन्होंने वो चीज भी करी। कुछ एक्सपेंसेस थे, ठीक है, वो बुक नहीं करे, कुछ एक्सपेंसेस ही बुक नहीं करे, ठीक है, एक्सपेंसेस बुक नहीं करे या डेफर्ड कर दिया, इस तरीके से भी इन्होंने करा था। तो इन सब से क्या हुआ कि जो मेरी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है काफी हेल्दी दिखाई देने लगा। अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इन्होंने पुरानी फिगर ले रखी थी और नई फिगर क्या रख रखी थी, वो भी अभी हम बात करेंगे। ये जो फॉर्म 10 के है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब ये फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, 2002 के अंदर इनके यहाँ पर 10K फाइल होता है, जैसे अपने यहाँ पे एनुअल रिटर्न होती है, वहां पर 10K होता है। तो इन्होंने रीस्टेटेड 10K फाइल करा। अब अगर आप देखोगे 10K के अंदर, तो अगर आप लोगों को दिखाऊं तो पिछले 2 साल के जो रीस्टेटेड नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहा होगा, उसका रीस्टेटमेंट नजर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो अगर आप देखोगे 2001 और 2000 का यहाँ पर हमारे पास रीस्टेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, मतलब उसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट हुई है वो है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू और प्री टैक्स जो इनकम है वो दिखा रखी है। तो अगर आप प्री टैक्स इनकम देखोगे तो 2375 थी, यानी कि 2300, ये मिलियंस के अंदर है, मिलियंस डॉलर के अंदर, तो 2375 मिलियन डॉलर की यहाँ पर इनकम दिखा रखी थी। लेकिन जो एक्चुअल में जो लॉस था रीस्टेटेड, तो अगर आप नीचे देखोगे 14,474 का, ठीक है, इंपेयरमेंट हो गया, प्रॉपर रिडक्शन ऑफ एक्सेस कॉस्ट जो हमने बात भी करी थी, है ना, परचेज अकाउंटिंग, अभी काफी सारी चीजें, लॉन्ग लिव्ड असेट्स एडजस्टमेंट, इंटरनेशनल, मतलब जो भी चीजें हैं यहाँ पर आप अगर एडजस्टमेंट देखोगे कर कुराकर, यहाँ पर इनका 14,474 रुपए का लॉस, 74 का डॉलर मिलियन का लॉस था, बट इन्होंने प्रॉफिट दिखा रखा 2375 का। लास्ट ईयर 2000 के अंदर अगर आप देखोगे तो 7581 का इनका मिलियन डॉलर का प्रॉफिट दिखा रखा था, बट एक्चुअल में कितना था, 49,920 डॉलर, मिलियन डॉलर का लॉस था, इतना मेजर लॉस, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से था। और अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू के अंदर कुछ मतलब कुछ एडजस्टमेंट है, लेकिन कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे 35,121 प्रीवियसली रिपोर्टेड था, 37,688 इनका रजिस्ट्रेटेड आया, ठीक है। यहां पर जो हमने बात करी थी कि जो रिपोर्ट के अंदर जो लिखा हुआ था कि इन्होंने रेवेन्यू भी इन्फ्लेट करा था, यहां पर अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेटेड दिख नहीं रहा, यहां पर और उल्टा ज्यादा ही दिख रहा है। बट जो यहां पर जो 10K है, एक्चुअल जो 10K है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर 35,121 जो इनका था रिपोर्टेड था, लेकिन जो होना चाहिए था रीस्टेटमेंट के हिसाब से वो होना चाहिए था 37,688। उसके बाद लास्ट ईयर 39,020 था जो इन्होंने रिपोर्ट करा था, लेकिन होना चाहिए था 39,344, ठीक है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात। तो अभी हम बैलेंस शीट के अंदर आ गए और 2000 की हम बैलेंस शीट देख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर यहां पर अगर आप देखोगे तो जो प्रीवियसली रिपोर्टेड था, ठीक है, वो 98,727 का टोटल जो बैलेंस शीट का साइज था, 98,727 मिलियन डॉलर का, ठीक है। और ये कितना है, मतलब ये अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं 98 बिलियन डॉलर हो गया। और जब ये बैंकरप्ट से रिपोर्ट हुई थी उस समय पे 107 बिलियन की एसेट साइज था इनका, ठीक है, 107 बिलियन का, ठीक है। तो ये 2000 की मैं बात कर रहा हूं, तो 98 बिलियन का इनका जो बैलेंस शीट साइज था। लेकिन जब इनका रीस्टेटेड दिखाई दिया तो 44 बिलियन, यानी कि आधे से भी कम रह गया जो इनका जो इंपेयरमेंट हुई, चीजें निकाली गई। तो यहां से अगर आप देखोगे 53,000, ठीक है, अप्रॉक्स 53,000 जो अभी हम देखकर भी आए थे, ठीक है, 49,50,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखकर आए थे, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट यहीं से ही निकला होगा ना, बैलेंस शीट से ही निकला होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वही सारी जो चीजें हैं वो असेट साइड एडजस्ट हुई है, ठीक है। तो नीचे आप देखोगे शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर 53,250 का एडजस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर ही इंपैक्ट आ रहा होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट समझ रहे हो, बैलेंस शीट जो जिनको बेसिक अकाउंटिंग का आइडिया होगा वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझेंगे उनका ये है कि भैया लायबिलिटी और जो असेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू असेट्स होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि कोई भी कैपिटल से जो एडजस्टमेंट होगी, जो भी प्रॉफिट एडजस्टमेंट होगी, वो अल्टीमेटली आई कहां से, असेट से ही निकल के आएगी, इतना समझो बस देसी भाषा के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें हो रखी है। तो अल्टीमेटली यहां पर मतलब 50% से भी ज्यादा यहाँ पर जो असेट्स है वो ओवर वैल्यूड थे। सेम अगर मैं बात करूं आपसे 2001 साल की, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब रिपोर्टेड जो थे वो 103 बिलियन डॉलर था 2001 के अंदर, दिसंबर 2001 के अंदर, और रह कितना गया, 33,706, मतलब यहाँ पर तो मतलब 1/3 हो गया अप्रॉक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे सेम वही एडजस्टमेंट है। तो यहां पर क्या हुआ, कम्युलेटिव इंपैक्ट आएगा, समझ रहे हो आप, कम्युलेटिव इंपैक्ट आएगा यहां पर। तो कम्युलेटिव इंपैक्ट यहां पर दिखा रखा है कि कितना आया है, ठीक है। तो
706 का यहाँ पर हमारे पास अल्टीमेटली नेट में जो रिस्टेटेड नंबर आया है। जब ये चीजें निकल के आई और इंटरनल ऑडिटर साहब ने इंटीमेट करा आगे बड़े बड़े लोगों को, ऐसी से तक ये बात पहुंची, तो ये उस समय पर आगे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला भैया इस तरीके का घोटाला हो रखा है, ठीक है। और 107 बिलियन डॉलर के असेट से और $60 से ऊपर का प्राइस था 99 के अंदर, और .com जब क्रैश हुआ था तो इसका प्राइस ये भी टूट गया था, प्राइस भी टूट गया था। तो जब ये बैंक्रप्सी के लिए जब इन्होंने फाइल करा था 2002 के अंदर, तो उस समय पर ये ऑलरेडी $8-9 पे आ गया था, और फिर जब ये हुई सारी वारदात हुई तो $1 से भी कम का प्राइस रह गया था। अल्टीमेटली हुआ क्या, जो सीईओ थे उनको 25 साल की सजा हो गई, सीएफओ को 5 साल की सजा हो गई, और भैया जेल चले गए। तो मतलब क्या फायदा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब अगेन वही अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, शेयर प्राइस को मेंटेन करने के लिए सब चीजें करेंगे यार। जब चीजें टर्न अराउंड होंगी तो आपका शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा ना। थोड़े दिन रुक जाओ, 1-2 साल का वेट कर लो, नहीं हमें तो भैया ग्रोथ चाहिए, हमें तो ये करना है, मतलब वही चीजें हैं। तो यहाँ पर इन सब अकाउंटिंग स्कैंडल का यही अंत होता है बुल मार्केट के अंदर। सब अब यहाँ पर क्या होता है, इंडिया के अंदर जैसे बुल मार्केट चल रही है, हो सकता है अब जैसे आप सुनोगे काफी सारे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर चीजें चल रही हैं, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर चीजें चल रही हैं, काफी सारे बूमिंग सेक्टर हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी कंपनीज भी हो जो इसके अंदर भी ऐसे कुछ अकाउंटिंग चीजें कर रही हो सकता है। और बाद में जब ये बूम खत्म होगा तब चीजें पता चलेंगी भैया क्या क्या किस किस कंपनी ने कांड करा हुआ था, ठीक है। जब रिसेशन आएगा, ऐसा कुछ आएगी, कोई सिचुएशन आएगी, मंदी आएगी, उस समय पे चीजें पता चलेंगी। जब इनके शेयर के प्राइस नीचे आएंगे तब इनके खुलासे होंगे सबके, ठीक है। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि होगा ही, हो सकता है, क्योंकि हर कोई फायदा उठाना चाहता है इस बुल मार्केट का, ठीक है, लिक्विडिटी का, ठीक है, जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी, हर कोई फायदा उठाना चाहता है। तो वो चीजें होती हैं मार्केट के अंदर। होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा काफी कुछ। और किसी भी आपको केस स्टडी के बारे में जानना है, अकाउंटिंग स्कैंडल के बारे में जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।